जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि एंडोस्कोपी कब करनी है, किस किस पेशेंट में जो है ना करनी होती है, और उसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने बताया, और प्रोसीजर किस तरह करना था वो सारा मैं बताया। इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं। एंडोस्कोपी का पहले तो ये कि फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जिनमें इंडिकेटेड है उसमें डायग्नोसिस में मदद मिल सकती है। दूसरा, एंडोस्कोपी का फ़ायदा ये हो सकता है बाज़ दफ़ा जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक एंडोस्कोपीज। एंडोस्कोपीज के साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो थेराप्यूटिकली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अंदर अगर अल्सर है, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो हम वहाँ पे जाकर उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके साथ वो ब्लीडिंग रुक सकती है। दूसरी चीज़, बाज़ दफ़ा ये कि मैदे की नालियाँ जो है वो फुली होती हैं। जैसे जिगर जब सिकुड़ता है तो उसमें बैक प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उन नालियों का, ये ब्लड प्रेशर नहीं, जिगर की और मैदे की नालियों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नालियाँ फूल जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको कहते हैं इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, वो करवा के वो मैदे की नालियों को बंद किया जाता है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इसी तरह जो खुराक की नाली है, जिसको इसोफेगस कहते हैं, इसके निचले वाले हिस्से में भी खून की नालियाँ फूल जाती हैं जिगर के मरीजों में, वही प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो उनको टांके लगाते हैं, उनको कहते हैं बैंड लाइगेशन। ये इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इसको कहते हैं बैंड लाइगेशन। और इसके अलावा क्या है, बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो तेज़ाब या कोरोसिव इनटेक ले लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में उसकी वजह से ये जो खुराक की नाली है ये नैरो हो जाती है, बिल्कुल थिन हो जाती है, और उसके अंदर से खुराक नहीं गुजरती। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्चर, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर, और ये एसिड की वजह से भी बन सकती है। और इसके अलावा जो क्रोनिक, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है गर्ड की, जो मैंने हमें पहली वीडियो में बताया था कि ये मैदे में और सीने में जलन होती है, जिससे तेज़ाबियत जो है, तेज़ाब ऊपर आता है। ये तेज़ाब अगर ऊपर आता रहे तो ये भी जो है स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को फिर डायलेट कर भी सकते हैं हम, इस एंडोस्कोपी के थ्रू हम इसकी डायलेटेशन करवा सकते हैं। ये जो इसके मोटे मोटे जो इसके जो है ना फवाइद, वो एंडोस्कोपी की हैं। अब इसकी कुछ पेचीदगियाँ हैं, एंडोस्कोपी की पेचीदगियाँ हैं, वो क्या है? एंडोस्कोपी की पेचीदगियाँ बहुत कम होती हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम एनेस्थेसिया की बात करें तो वो जो हम गले में जो गरारे करवाते हैं, जो गला सून करते हैं, उसकी वजह से कुछ देर के लिए गले को महसूस, आपको लगेगा कि ये मेरा जो है वो गला जैसे बंद हो गया है, सुन हुआ हुआ है। कोई चीज़ आप निगलते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा निगलने का। दूसरी बात ये कि इसका दौरानिया तकरीबन 1 घंटा होता है। इस 1 घंटे के दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं एंडोस्कोपी के 1 घंटे बाद कुछ खाएं ना। उसकी वजह ये है कि अगर ये सुन हुआ हो और अगर हम कोई चीज़ खिला पिला दें तो वो सांस की नाली में जा सकता है। तो सांस की नाली में जाने के बाद निमोनिया हो सकता है और वो हालत वर्स हो सकती है। इसलिए जो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे कम से कम जो है, जब तक ये सुन है आपको कुछ खिलाएं नहीं। दूसरी बात ये कि जो हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं उसके साथ सेडेशन ज़्यादा हो सकती है कि पेशेंट जो है ना वो नींद में जा सकता है, गुनूदगी में। और अगर कोई जिगर का मसला पहले से चल रहा है तो उनमें ये गुनूदगी का मसला ज़्यादा जो है वो हो सकता है, और बाज़ दफ़ा इसमें ऑक्सीजन भी लो हो जाती है, जिसमें पे हम ऑक्सीजन भी साथ अटैच कर देते हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन को साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये तो होगी इसकी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन। एंडोस्कोपी की एज सच कॉम्प्लिकेशन इसलिए लेस लाइकली है क्योंकि हम डायरेक्ट वीएन में जा रहे होते हैं। डायरेक्ट वीएन मतलब कि हम देख रहे होते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं है कि हम बस नाली अंदर डाली जा रहे हैं, नहीं, हमने साथ साथ देखना है कहाँ पे नाली जा रही है, किस तरफ, तो हमने अपने व्हील के साथ उसको उसी की तरफ लेके जाना होता है। तो ये डायरेक्ट वीएन के साथ जो जाना होता है, इसलिए इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी पेचीदगियाँ होना बहुत कम है। जो हो सकती हैं वो क्या है कि अगर स्कोप वाश सही तरह नहीं हुई, पहले किसी और पेशेंट की एंडोस्कोपी हुई है, अब उसके बाद और उसको हेपेटाइटिस बी या सी खुदा ना खासा था और उसको साफ़ नहीं हुआ सही तरह, वो अब दोबारा की, तो अब इस पेशेंट में हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। एक ये स्कोप इंड्यूस्ड इन्फेक्शन आइट्रोजेनिक, ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम बायोप्सी वगैरह ले रहे होते हैं या स्कोप जब लग रही होती है म्यूकोजा के साथ, जो उसकी अंदरूनी दीवार होती है, तो वहाँ पे बाद दफ़ा ट्रॉमा हो जाता है और ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इन हेपेटाइटिस बी सी के अलावा भी कोई भी इन्फेक्शन जो है इससे जन्म ले सकती है। बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन है।
1 in even less than 1 in 1000 कि वो जब हम स्कोप डालते हैं अगर तो म्यूकोज़ा जो है वो ठीक ना हो, अगर दीवार कमज़ोर हो तो ये दीवार फटने का भी शुबा होता है। या अगर हम सही तरह देख नहीं रहे और हम अंदर डाली जा रहे हैं, स्कोप अंदर डालते हैं और वो रगड़ के साथ वो बाज़ दफ़ा परफोरेट कर देती है। मैदे की परफोरेशन हो सकती है, छोटी आंत की परफोरेशन हो सकती है, और खुराक की नाली की, ये सबसे क्रिटिकल और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। आलू इट्स एक्सट्रीमली रेयर, तो ना होने के हमने कभी भी आज तक नहीं ऐसी देखी, बट बुक्स में लिखा हुआ है तो इसलिए जो लिखा हुआ है वो लाजमी होती होगी। तो उसमें यह है कि उसको अवॉइड करने के लिए कि ब्लाइंडली ना जाएं, हम डायरेक्ट वियर में जाएं, और अगर जैसे दीवार कमज़ोर है तो उसमें हम एयर ज़्यादा ना दें।